नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग अपने पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है जिसको मैं क्लास में ही बता दूंगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को पढ़ना। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है मापन। मापन का यूज आप लोग अपने डेली लाइफ में करते हो। जैसे मान लो कहीं चीनी लेके आना है कहीं से, तो ऐसे तो कभी नहीं बोलते कि 10 चीनी दे दो। अगर तुम बोले 10 चीनी दे दो तो जो दुकानदार होगा ना वह नहीं समझ पाएगा कि हमको चीनी कितना देना है। तो चीनी को यदि तुम खरीदना चाहते हो तो दुकानदार से दो तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि 10 रुपए की चीनी दे दो, और दूसरा तरीका ये तुम्हारा हो सकता है कि 10 किलो चीनी या 200 ग्राम चीनी दे दो। यानी कि तुमको या तो रुपए बताना पड़ेगा कि 10 रुपए की चीनी दे दो। तो अगर तुमने 10 रुपए की चीनी मांगी तो हो सकता है 200 ग्राम दे या 250 ग्राम दे। यानी कि 10 रुपए की जितनी चीनी बनेगी उतना तुमको देगा। या तो तुम वजन में बता दो कि हमको 250 ग्राम चीनी दे दो, 200 ग्राम चीनी दे दो। या तो किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो और अपने लिए मान लो ड्रेस सिलवाना है, तो कहते हो कि हमें कितना मीटर कपड़ा लगी पैंट के लिए और कितना मीटर कपड़ा लगेगा शर्ट के लिए। तो जो वहाँ का दुकानदार होता है उतने मीटर कपड़े आपको दे देता है जितना आपको जरूरत होती है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मापन के बारे में बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे तुम किसी रूम में बैठे रहते हो तो बैठे बैठे सोचते हो कि इस रूम की लंबाई कितनी है, इस रूम की चौड़ाई कितनी है। या कभी ये सोचते हो कि हमारा घर जो है कितने स्क्वायर फीट में बना है, हमारी खेत कितना चौड़ा है कितना लंबा है। तो बेसिकली आज की जो क्लास है ना आपका मापन पर आधारित है। और मापन को मैं इतना बेहतर तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं ना कि यदि आपने पूरी क्लास देख ली ना तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे बने ना। इस सिंगल क्लास के माध्यम से मैं आपको मापन के सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाने वाला हूं। इस क्लास को यदि तुमने पूरा देख लिया ना तो मापन से संबंधित अदर कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मापन एक ऐसा चैप्टर है जिसका उपयोग आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। कोई चैप्टर उठा लो यार, हर चैप्टर में तुमको मापन का यूज देखने को मिलेगा। चाहे तुम फिजिक्स की बात कर लो या मैथ की बात कर लो, ठीक है ना? हाँ, तो आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, बिना किसी देरी के हम आज की प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम वन बाय वन करके सारी चीजों को बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिएगा, तो सबसे पहली बात ये आती है कि मापन होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस आप मानक मात्रक का उपयोग करते हैं ना वही आपका मापन होता है। कोई भी भौतिक राशि हो उसको मापने के लिए जिस मानक मात्रक का उपयोग करते हो ना उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे तुमको द्रव्यमान मापना है तो किग्रा में मापते हो। जैसे मान लो लंबाई मापना है तो मीटर में मापते हो या तो सेंटीमीटर में मापते हो। जैसे मान लो डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर तुम्हारा बुखार किस में मापता है, फारेनहाइट में मापता है। यानी कि तापमान को हम टेम्परेचर में, फारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं।
ठीक है। तो मापन क्या होता है? कोई भी भौतिक राशि हो उसको मापने के लिए जिस मानक मात्रक का उपयोग करते हो ना, वही तुम्हारा मापन कहलाता है। अब भाई, मापन हमारा दो प्रकार होता है। एक आपका होता है आंकिक मान और दूसरा आपका होता है मात्रक। आंकिक मान का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, ये आंकिक मान होता है। यानी कि जो नंबर तुम बोलते हो ना कि 10 है, 100 है, 50 है, 200 है, ये आपका आंकिक मान होता है। लेकिन अगर लिख दिया जाए भाई साहब कि 10 किग्रा है, अगर लिख दिया जाए 10 किग्रा है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो आपका 10 है ये आपका आंकिक मान है, और जो किग्रा है ना ये आपका मात्रक है। जैसे लिख दिया जाए भाई साहब 100 मीटर, जैसे मैंने लिख दिया भाई साहब कि 100 मीटर, मैंने लिख दिया 100 मीटर, तो 100 इसमें क्या है? आपका आंकिक मान है, यानी कि संख्या में 100 है, आंकिक मान 100 है, और जो आपका मीटर है ना ये आपका मात्रक है। तो आपको आंकिक मान भी समझ में आ गया होगा, और मात्रक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब हम आ जाते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्त। हम बात करते हैं राशियां तथा मात्रक के बारे में। बेसिकली बाबू, आपकी तीन राशियां होती हैं। एक आपका होता है मूल राशियां, दूसरा आपका होता है पूरक राशियां, और तीसरा आपका होता है व्युत्पन्न राशियां। एक एक को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहला आपका आता है बाबू मूल राशियां तथा मूल मात्रक। मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या होता है? तो वह भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। यानी ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जैसे तुम हो, तुम कितना पढ़ सकते हो, कितना ज्यादा पढ़ सकते हो, तुम पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो। हम कितना लिख सकते हैं, हम भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं। तो उसी प्रकार से मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, उनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। यानी एक दूसरे से पूरी तरह से एकदम 100% स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। तो वे राशियां जो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम उपयोग करते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां और मूल मात्रक समझ में आ गया होगा कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने जो एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का आप उपयोग करते हो उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। और भाई साहब, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि कितनी मूल राशियां होती हैं गुरुजी, ये बता दो, तो टोटल आपकी 7 मूल राशियां होती हैं। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दे देगा 7, 9, 10, 8। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल राशियों की जो टोटल संख्या होती है ना, वो आपका 7 होता है। अब तुम बताओ बाबू, अगर मूल राशियां 7 है तो मूल मात्रक कितने होंगे? तो कहोगे गुरुजी, अगर मूल राशियां 7 हैं तो मूल मात्रक भी 7 होंगे, क्योंकि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, इसको तो बता दो आप। तो मूल राशियों की बात करें बबुआ ना, तो मूल राशियां आपकी टोटल 7 होती हैं। जो मूल राशियां होती हैं बाबू, वो आपकी कितनी होती हैं?
मूल राशियां आपकी टोटल 7 होती हैं, जिसमें पहला आपका आता है लंबाई। क्या होता है बाबू? लंबाई। दूसरा आपका क्या होता है? पहला तो मैंने लंबाई बता दिया। दूसरा आपका होता है भाई साहब द्रव्यमान। दूसरा आपका होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। तीसरा आपका होता है समय। तीसरा आपका क्या होता है? समय होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद से आपका आता है ताप, उसके बाद से आपका आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, और आपका आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। टोटल कितने हो गए? 6। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट छूटा है ना, तो विद्युत धारा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, टोटल जो आपकी मूल राशियां होती है ना, वो आपका 7 होती हैं। टोटल मूल राशियां कितना होती हैं? 7 होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा द्योति तीव्रता, छठवां पदार्थ की मात्रा, और सातवां जो होता है वो आपका विद्युत धारा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, टोटल जो मूल राशियां होती हैं ना, वो आपकी 7 होती हैं। इसको आप दिमाग में बिल्कुल बेहतर तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल प्यार से आप बैठा लो। ठीक है? ये तो मूल राशियां हो गए। और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का आप उपयोग करते हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो बाबू मूल मात्रक कहते हैं। तो जैसे लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा? तो लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होगा वो तुम्हारा किलोग्राम हो जाएगा। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है बाबूआ? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ताप का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है बाबू? केल्विन होता है। उसी प्रकार से ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है भाई साहब? ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। क्या होता है बाबू? मोल होता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो तुम्हारा एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने आपको बताया है कि टोटल आपके 7 मूल राशियां होती हैं, और उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। जिसमें पहली मूल राशि है आपका लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां पदार्थ की मात्रा, और सातवां विद्युत धारा। अब देखो, किसी को विद्युत धारा को 5वें नंबर पर और पदार्थ की मात्रा को 7वें नंबर पर कर दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना। टोटल 7 ही मूल मात्रक होता है। कभी पदार्थ की मात्रा को उठा के पटक के 7वें नंबर पर कर देता है, और विद्युत धारा को तुम्हारा 6वें नंबर पर कर देता है। तो टोटल यही 7 मूल राशियां होती हैं, और इनके 7 मूल मात्रक होते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो हम बात करते हैं पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक क्या होता है। देखो, पूरक राशियां वे राशियां होती हैं ना, जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएं नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है बाबू कि पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन विमाएं नहीं होती हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है ना कि आपको केवल दो ही याद करना है। आपको केवल दो ही राशियां पूरक राशियों में याद रखना है। एक आपका होता है तापीय कोण,
एक आपका होता है तापीय कोण, या इसको तुम कोण भी कह सकते हो। दो ही पूरक राशियां ध्यान में रखना है, एक आपका तापी कोण या कोण कह सकते हो, और दूसरा आपका होता है घन कोण। दूसरा आपका होता है बाबू घन कोण, जिसको आप बबुआ बोलते हो ठोस कोण भी बोलते हो। और डायरेक्ट तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि ठोस कोण का मात्रक है, तो ठोस कोण का जो मात्रक होता है ना बाबू, वो आपका स्टेरेडियन होता है। क्या होता है बाबू? ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? ठोस कोण की बात करें या घन कोण की बात करें, इसका मात्रक भाई साहब स्टेरेडियन होता है। चाहे तुमसे तापी कोण बोल दे या कोण बोल दे, इसका जो मात्रक होता है वो तुम्हारा रेडियन होता है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। तो भाई साहब दुइया ठो याद करेगा। पहला, दो ही पूरक कोण और पूरक मात्रक याद करना है। पहला तापी कोण, दूसरा घन कोण। समझ में आ गया? बस आ जाओ। जो तीसरी राशि है भाई साहब, वो तुम्हारा होता है व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। तो देखो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है ना, उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियां जो है ना, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। तो ध्यान में रखना भाई साहब कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। किससे प्राप्त की जाती हैं? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हो, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना बाबू, कभी भी आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि चलो बताओ व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ये बोर्ड का पेपर नहीं है। तो यह आपको जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी सज्जन महापुरुष यदि आपसे पूछ ले कि तुमने तो मापन पढ़ रखा है, चलो बताओ व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो उसको सिंपल भाषा में एक लाइन में बता सकते हो कि जो हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम उपयोग करते हैं, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है बाबू, आ जाइए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। जैसे भाई साहब हम ले लेते हैं क्षेत्रफल को। जैसे गुरुजी हम ले लेते हैं क्षेत्रफल को, तो भाई साहब हम क्षेत्रफल को लेते हैं, तो तुम बता दो कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो तुम कहोगे गुरुजी क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। अब बताओ लंबाई को किस में मापते हो? लंबाई को किस में मापते हो? तो लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा ना, वो आपका मीटर स्क्वायर हो गया। अब बताओ कि मीटर स्क्वायर जो हमारा मात्रक है वो कहां से मिला? तो तुम कहोगे मीटर स्क्वायर जो हमारा मात्रक है ना, मूल मात्रक की सहायता से मिला।
मूल राशियों की सहायता से मिला, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा मीटर है ये हमारा मूल मात्रक है, जो हमारा मीटर है ये हमारा मूल मात्रक है। तो मीटर गुणे मीटर किया तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो समझ में आ गया कि कैसे हमारा व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां आती हैं। तो मूल राशियों की सहायता से हमारा व्युत्पन्न मात्रक भी आता है और हमारा व्युत्पन्न राशियां भी आती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल गुरुजी बता दो। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आयतन लेता हूं, तो आयतन जो आपका है ना बाबू, यह भी आपका एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। कैसे व्युत्पन्न राशि है ये तो बता दो। जो आपका आयतन है ये भी आपका एक व्युत्पन्न राशियां है। आयतन का फार्मूला का होला हो, आयतन का फार्मूला आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आपका ऊंचाई। ये आपका आयतन का फार्मूला है। अब भाई साहब लंबाई को आप किस में व्यक्त करते हो? तो लंबाई को भी आप व्यक्त करते हो मीटर में, और चौड़ाई को भी व्यक्त करते हो आप मीटर में, और ऊंचाई को भी व्यक्त करते हो आप मीटर में। अब मीटर गुणे मीटर करोगे तो आपको मीटर क्यूब मिल गया। यानी कि जो हमारा दूसरा व्युत्पन्न राशि है आयतन है, दूसरा व्युत्पन्न राशि जो हमारा है वो हमारा आयतन है, और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो आपका मीटर क्यूब है। समझ में आया कैसे हम मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक निकाल रहे हैं। तीसरा कोई एग्जांपल ले ले हो, हाँ ले लीजिए। जैसे भाई साहब चाल बोला जाए, तो चाल भी आपका व्युत्पन्न राशि है। कैसे गुरुजी? चाल एक व्युत्पन्न राशि है। तो चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे का समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे का समय। हाँ ठीक है, आपने सही बोला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी को किस में मापते हो? तो दूरी को हम मापते हैं बबुआ मीटर में, और समय को हम मापते हैं किसमें? सेकेंड में। समय को हम किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो मीटर को हम एम से डिनोट कर दिए और सेकेंड को एस से। तो आपका जो तीसरी व्युत्पन्न राशि है चाल है, और चाल का जो व्युत्पन्न मात्रक है मीटर पर सेकेंड है। बताओ चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका। एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे आपका घनत्व ले लिया जाए, तो घनत्व भी आपका बबुआ ना एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। चलो बताओ कितने लोगों को घनत्व का फार्मूला पता है? कितने लोगों को घनत्व का फार्मूला पता है? घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बट्टे का आयतन। द्रव्यमान बट्टे का आयतन आपका होता है घनत्व। अब बताओ बाबू, द्रव्यमान को आपने किससे डिनोट किया? तो द्रव्यमान को हम लोग किग्रा में मापते हैं। और आयतन का मात्रक क्या है? तो आयतन का मात्रक अभी आपने निकाला है मीटर क्यूब है, तो किग्रा पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो चार एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशियां सॉरी व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक कैसे आते हैं। ठीक है ना? तो सात ही आपकी मूल राशियां होती हैं। उन्हीं सात मूल राशियों की सहायता से, उन्हीं सात मूल मात्रक की सहायता से हम बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न मात्रक लेकर आते हैं। किसमें? ट्रक में लाद करके। चलो अब हम आते हैं भाई साहब, आगे बात करते हैं। देखो मात्रकों की पद्धतियां। तो देखो भाई साहब मात्रकों की जो पद्धतियां है ना वो तीन चार है। पहला तुम्हारा है सीजीएस पद्धत, सीजीएस पद्धत। दूसरा तुम्हारा है एफपीएस पद्धत। तीसरा तुम्हारा है एमकेएस पद्धत। और चौथा तुम्हारा है एसआई पद्धत। तो चार ही पद्धतियां है ना हो। ठीक है, एक सीजीएस, एक एमकेएस
दूसरा तुम्हारा एफपीएस और चौथा तुम्हारा एसआई। अब एक एक को बिल्कुल प्यार से समझो। तो सबसे पहले भाई साहब, सबसे पहले गुरुजी, सीजीएस पद्धति को आप हमको बताइए। चलो हम बता ही देते हैं। तो भाई साहब सीजीएस पद्धति, तो सी का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब सी का जो मतलब होता है ना, वो तुम्हारा होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब होता है भाई साहब सेंटीमीटर। ठीक है गुरु। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम होता है। जी का मतलब ग्राम होता है। और एस का मतलब क्या होता है गुरुदेव? सेकंड होता है। तो समझ में आ गया। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब देखो, जो आपका सेंटीमीटर होता है ना, जो आपका सेंटीमीटर होता है ना, ये आपका किसके लिए उपयोग होता है? लंबाई का मात्रक। जो आपका सेंटीमीटर है, लंबाई का मात्रक है। जो आपका ग्राम है ना बाबू, वो आपका द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है गुरुजी। और जो आपका सेकंड होता है ना, ये आपका समय का मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति में जो हमारे मापन होते हैं सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में होते हैं। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि चाल का मात्रक बता दो सीजीएस पद्धति में, क्या होगा? चलो बताओ, चाल का मात्रक क्या होगा सीजीएस पद्धति में? तो क्या बताओगे? पूछ ले कि चाल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो तुम कहोगे गुरुजी चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बट्टे का समय होता है। चाल बराबर हमारा होता है दूरी बट्टे का समय। अब बात किया है सीजीएस पद्धति, बात किया है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में हम दूरी को किस में मापते हैं? तो सीजीएस पद्धति में हम दूरी को सेंटीमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं बाबू? सीजीएस पद्धति में हम दूरी को सेंटीमीटर में मापते हैं। और समय को किस में मापते हैं भाई साहब? सेकंड में मापते हैं। तो चाल का जो मात्रक होगा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो तुम कहोगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो चाल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। होगा ना? हाँ। उसी प्रकार से अगर तुमसे पूछ लिया जाए बाबू कि चलो बता दो मेरे दोस्त, आयतन का, आयतन का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो, तो क्या बताओगे? आयतन का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, क्या बताओगे? तो आयतन का फार्मूला हमको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो सीजीएस पद्धति की बात किया है। सीजीएस पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में भी मापते हैं और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में मापते हैं। तो लंबाई का भी मात्रक हमारा सेंटीमीटर, चौड़ाई का भी मात्रक सेंटीमीटर और ऊंचाई का भी मात्रक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी सीजीएस पद्धति में आयतन का जो मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। सारी चीजों को मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन की मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इन्ने उन्ने नहीं जाएगा, एकदम सारे क्वेश्चन करके आओगे यार। क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बन सकते हैं ना, उसको मैं यहीं पर समझा रहा हूँ, जिससे एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलो अब भाई साहब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम बात करेंगे आपसे एमकेएस पद्धति की। तो सबसे पहले ये बता दो आप कि एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है?
सही बात बोला आपने। तो m का जो मतलब होता है ना, वो आपका मीटर होता है। क्या होता है गुरु? m का जो मतलब होता है वो आपका मीटर होता है। k का मतलब क्या होता है गुरु? k का जो मतलब होता है वो आपका किलोग्राम होता है। k का जो मतलब होता है वो आपका किलोग्राम होता है। और जो s का मतलब होता है ना भाई साहब, वो आपका सेकेंड होता है। s का जो मतलब होता है वो आपका सेकेंड होता है। इसके पहले जो मैंने आपको सीजीएस पद्धति बताया सेंटीमीटर लंबाई का ना, लंबाई ना करके दूरी लिख लेना, लंबाई के जगह पर दूरी लिख लेना। यानी किसी भी डिस्टेंस को मापना है, किसी भी दूरी को मापना है, दूरी में आपका सब आ जाएगा, लंबाई भी आ जाएगा, चौड़ाई भी आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा। तो लंबाई के जगह पर दूरी कर लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है। अब देखो एम के एस पद्धति में एम के एस का जो फुल फॉर्म है वो आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। तो मीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? मीटर का उपयोग हम लोग किसी भी दूरी को मापने के लिए करेंगे। और जो किलोग्राम है ना, इसका हम उपयोग इसका हम उपयोग किसके लिए करेंगे? द्रव्यमान के लिए करेंगे। किसके लिए? द्रव्यमान के लिए करेंगे। और जो सेकंड है ना, इसका उपयोग बबुआ हम समय के लिए करेंगे। बताओ, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो एम के एस का फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्या है? एम के एस का जो फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम, सेकंड है। ठीक है बाबू। अब तुमसे पूछा जाए कि एम के एस पद्धति में चाल का मात्रक बता दो, तो तुम कहोगे गुरुजी चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बट्टे का समय होता है। चाल बराबर हमारा दूरी बट्टे का समय होता है। हमसे पूछा है कि एम के एस पद्धति में चाल का मात्रक बता दो, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। एम के एस पद्धति में दूरी को हम मीटर में नापते हैं और समय को बबुआ हम सेकंड में मापते हैं। तो एम के एस पद्धति में चाल का जो मात्रक होगा वो हमारा मीटर पर सेकंड होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। उसी प्रकार से भाई साहब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एम के एस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक बता दो, एम के एस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक बता दो, तो तुम कहोगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एम के एस पद्धति में लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, तो एम के एस पद्धति में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से एम के एस पद्धति भी आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको। अभी देखो प्लेसमेंट का दौर चल रहा है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर ले लो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ले लो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद देख लो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर ले लो। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का मैंने देखा है और बच्चे बता भी रहे थे, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं। तो वहां पर जो मैक्सिमम पैकेज गया है ना साल का, 8 लाख रुपया पर एन। सोचो, अगर तुमने 3 साल का बेहतर तरीके से बिल्कुल ढंग से डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद से अगर बढ़िया स्टूडेंट हो, तो 8 लाख पर एनम की वैल्यू समझते हो कितना होता है? 8 लाख पर एनम का मतलब ये है भाई साहब कि आपका कम से कम 65 से 66 हजार रुपया महीना। 65 से 66 हजार रुपया महीना बहुत बड़ी बात रखता है। ये तो मैक्सिमम पैकेज था। लेकिन वहां का जो मिनिमम पैकेज था ना बाबू, वो आपका 2.4 से लेकर के 3.6 के बीच था। अब तुम कहोगे 2.4 से 3.6 का मतलब क्या है? यानी कि 2.4 लाख से लेकर के आपका 3.6 लाख का मतलब क्या है?
अगर तुम्हारी सैलरी 2.4 लाख पर एनम है, मतलब एक साल में तुमको 2,40,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि महीने का 20,000 रुपया महीना भर। ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ ट्रेनिंग के दौरान। और वहीं पर तुम्हारा अगर 3.6 बन गया तो 12 या 36 होता है, यानी महीने का तुम्हारा 30,000 रुपया, वो भी ट्रेनिंग के दौरान। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एकदम दिल से मेहनत कर लो यार, एकदम शिद्दत के साथ मेहनत कर लो। अगर प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहोगे ना, तो भी इतने से स्टार्टिंग है। और जैसे तुमने एक साल काम किया, तुम्हारा जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, 5 से 10 हजार का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मान लो सैलरी तुम्हारी 30 हजार ही है और बढ़िया तुमने काम कर दिया, दिल से काम कर दिया, तो 30 से बढ़कर के 40 हजार हो जाएगी एक साल के बाद। अगर एवरेज ही बने रहोगे ना, तब भी तुम्हारा 30 से 35 होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका डिप्लोमा है ना, बहुत ही बेहतर कोर्स है, बहुत ही शानदार कोर्स है। एक बार दिल से मेहनत कर लो। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। देखो एडमिशन तो हर एक बच्चे का हो जाएगा, जिसका रैंक मान लो 20, 25, 30 हजार 40 हजार रहेगा, हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर होगा ये मैटर करता है। तो आपको टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लेना है, अरे गहरे कॉलेज में लेने का क्या मतलब है। ठीक है भाई, तो इसलिए दिल से शिद्दत के साथ आपको पढ़ाई करना है। ठीक है बाबू, तो हमारी बातें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिएगा, अब हम आ जाते हैं भाई साहब FPS पद। तो FPS का पहले फुल फॉर्म बताओ तुम। तो भाई साहब, एफ का मतलब होता है फुट। क्या होता है गुरु? एफ का मतलब होता है फुट। पी का मतलब होता है पाउंड। अब तुम कहोगे पाउंड से किसको मापते हैं? और एस का मतलब होता है तुम्हारा सेकेंड। एस का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि भाई साहब, जो आपकी दूरी होगी, जो आपका लंबाई होगा, जो आपकी दूरी होगी, उसको हम किस में मापेंगे? फुट में मापेंगे। जैसे कहते हो ना कि हमारी लंबाई 5 फुट 3 इंच, इस घर की लंबाई 10 फुट 8 इंच है, इस घर की चौड़ाई 8 फुट 9 इंच है। तो जो हमारी दूरियां होगी, जो हमारी लंबाइयां होंगी, उसको हम फुट में मापते हैं एफपीएस पद्धति में। और जो हमारा द्रव्यमान होता है, उसको हम किस में मापते हैं भाई साहब? पाउंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? पाउंड में मापते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हो, तो कहोगे पाउंड में। और कब कह पाओगे? जब पढ़े रहोगे तब। तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को हम पाउंड में, दूरी अथवा लंबाई को फुट में, और समय को बबुआ हम सेकंड में मापते हैं। तो बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो बिल्कुल हुई। ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम बात कर ले कि चलो बताओ गुरु, आयतन नहीं, चाल को ही ले लेते हैं, जिससे तुमको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। चाल को मैंने सीजीएस पद्धति में समझाया, एमकेएस पद्धति में समझाया, और अभी तुमको एफपीएस में भी बता रहा हूं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे का समय। तुमसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि चाल का मात्रक एफपीएस पद्धति में क्या होगा, तो दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को हम एफपीएस पद्धति में फुट में मापते हैं, और समय को भैया हम सेकंड में ही मापते हैं। तो ध्यान में रखना मेरे दोस्त, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड और सेकंड होता है। ये बेचारा कहीं नहीं बदल रहा है। चाहे तुम सीजीएस की बात कर लो, चाहे तुम एमकेएस की बात कर लो, चाहे एफपीएस की बात कर लो, समय का मात्रक हर जगह सेकंड है। चाहे तुम सी जी एस बोलो, चाहे तुम एम के एस पद्धति की बात कर लो,
चाहे तुम FPS पद्धति की बात कर लो, ये जो तुम्हारा समय है ना भाई साहब, ये जो तुम्हारा समय है ना भाई साहब, समय का मात्रक हर जगह सेकंड है। तीनों पद्धतियां में समय का मात्रक सेकंड ही है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अब हम आते हैं भाई साहब SI पद्धति, सबसे स्टैंडर्ड और हर जगह यूज होने वाली SI पद्धति है, ठीक है ना। जितने भी तुम मात्रक पढ़ते हो, चाहे घनत्व का, चाहे द्रव्यमान का, चाहे वेग का, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है ना, भौतिक विज्ञान के किसी भी चैप्टर को उठा लो, जितने भी मात्रक लिखे गए हैं ना, सब के सब मैक्सिमम तुम्हारा SI पद्धति में दिया गया है। हो चलो अब देखो SI पद्धति क्या होती है। तो यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। मैंने बोला ना कि पूरे भौतिक विज्ञान में SI पद्धति का ही उपयोग किया गया है। तो पूरे संपूर्ण भौतिकी में आपका SI पद्धति का उपयोग हुआ है। चाहे दाब ले लो, चाहे बल ले लो, चाहे आयतन ले लो, चाहे वेग ले लो, चाहे क्षेत्रफल ले लो, चाहे संवेग ले लो, चाहे त्वरण ले लो, हर जगह SI पद्धति को घुड़ेसा गया है, ठीक है ना। हाँ अब देखो SI पद्धति में समझ में आ गया है, इसे आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मूल राशियों की SI प्रणाली को हम बताते हैं। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि मूल राशियां कितनी होती हैं। तो तुम कहोगे गुरुजी आपने अभी बताया है कि मूल राशियां टोटल हमारी 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, टोटल 7 तुम्हारी होती हैं। और इन सातों मूल राशियों का मैं आपको SI पद्धति में मूल मात्रक बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आपको सिलेक्शन छीन लेना है, ठीक है भाई। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो चलिएगा हम चलते हैं अपने प्यारे से किस पे चलते हैं भाई साहब, मूल राशियों की SI प्रणाली को समझने। समझाइए गुरु, चलो आ जाओ। चलो तो पहली मूल राशि तुम्हारी मैं लिख देता हूं लंबाई, ठीक है गुरु, लंबाई। दूसरा मैं लिख देता हूं द्रव्यमान। क्या मैं लिख दिया? द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान लिख दिया। और जो तीसरी मैं लिख देता हूं वो तुम्हारा समय हो गया। उसके बाद से तुम्हारा ताप हो गया। उसके बाद से तुम्हारा ज्योति तीव्रता हो गया। ज्योति तीव्रता, जगमग ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति तीव्रता। उसके बाद से पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद से आपका है विद्युत धारा। क्या है भाई साहब? विद्युत धारा। तो देखो 7 हो गई कि नहीं? देखो 7 मूल राशियां हो गई कि नहीं? तो तुम कहोगे गुरुजी बिल्कुल हो गई 7 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। तो टोटल हमारी 7 मूल राशियां हो गई। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठवां पदार्थ की मात्रा और सातवां हमारा विद्युत धारा। अब तो याद हो गया होगा कि टोटल हमारी 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। ये हमारी मूल राशियां हो गई। अब इनके तुम लिख लो मूल मात्रक।
तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है भाई साहब, मीटर है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो तुम्हारा क्या है, किलोग्राम है। क्या है गुरु, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो तुम्हारा किलोग्राम है। समय का जो मूल मात्रक है वो तुम्हारा क्या है, सेकेंड है। और जो ताप का जो मूल मात्रक है वो तुम्हारा क्या है, केल्विन है। ताप का जो मूल मात्रक है वो तुम्हारा केल्विन है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो तुम्हारा क्या है, कैंडीला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडीला है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो तुम्हारा मोल है। और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो तुम्हारा एम्पियर है। तो टोटल भाई साहब 7 आपकी मूल राशियां हो गई और इनके 7 मूल मात्रक हो गए। और जितना भी मैंने मूल मात्रक लिखा है ना, सब के सब एसआई पद्धति में है। तो ध्यान में रखना, एसआई पद्धति में मूल राशियों का मात्रक यही होता है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल और विद्युत धारा का एम्पियर। इनका अगर हम संक्षिप्त रूप की बात करें लाला, संक्षिप्त रूप की अगर हम बात करें भाई साहब, क्या होता है, तो मीटर का जो संक्षिप्त रूप होता है ना वो आपका एम होता है। किलोग्राम का संक्षिप्त रूप केजी होता है। सेकेंड का संक्षिप्त रूप तुम्हारा एस से डिनोट करते हो। केल्विन का संक्षिप्त रूप के होता है। कैंडिला का संक्षिप्त रूप सीडी होता है। मोल का संक्षिप्त रूप तो बाबू मोल ही होता है। और एम्पियर का संक्षिप्त रूप ए होता है। ठीक है भाई, तो आपको मूल राशियों का एसआई प्रणाली भी और इनका संक्षिप्त रूप भी प्यार से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है बाबू। आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के साथ साथ जब आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लोगे उसमें भी यूज होगा, पॉलिटेक्निक के तीनों सालों में यूज होगा। इसके अलावा जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना भाई साहब, वहां पर भी आपको मापन का यूज देखने को मिलेगा। कितनी फैक्टरिया तो ये है कि डायरेक्ट पूछ लेती है कि बाबू बताओ 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यानी आपके बेसिक को आजमाना चाहती है। अब तुम बताओ बाबू, अगर तुमको पता ही नहीं रहेगा कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है या 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट तुमको उठा करके दे दिया, चलो बताओ इस प्रोडक्ट की लंबाई कितनी है, तो जब तुमको पता ही नहीं रहेगा कि हम कैसे इसको मापते हैं या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, मान लो तुमने बता दिया कि इस मोबाइल की लंबाई 5 इंच, तो बोलेगा कि अगर हमको इंच को सेंटीमीटर में बदलना है तब क्या करोगे। तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है बाबू, ये आपको पता होना चाहिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में बाबू 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 इंच में। और ऐसे ही बेसिक बेसिक 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, जो बताएगा उसको सेलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट राउंड के लिए, नहीं बताओगे तो वहीं से बाहर कर देगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर ये छोटी छोटी नॉलेज तुमको नहीं पता है तो मतलब काहे का इंजीनियर यार। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में बाबू 10 मिलीमीटर होता है। देखो मैंने इंडस्ट्री में भी काम कर रखा है, कंपनीज में भी काम कर रखा है, और पिछले 5 सालों से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। तो हर एक पॉइंट को मैं तुमको बता रहा हूँ बाबू, तुमको अभी से ही एकदम इंजीनियर तक का फील दिला रहा हूँ कि तुमको इंटरव्यू में कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुमसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तुम बताओ 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो तुम कहोगे कि 1 इंच में
2.54 सेंटीमीटर है, हमको मिलीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दो, तो आपका 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यह तुम्हारा बेसिक नॉलेज है। तुरंत डायरेक्ट करो यार कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होगा, तो दिमाग में कैलकुलेट करो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 2.54 में 10 से गुणा कर देंगे तो 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आ जाओ आगे हम चलते हैं भाई। आगे हम बात करते हैं भाई साहब, मानक मीटर क्या होता है। तो देखो मानक मीटर क्या होता है। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन से निकलने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को 1650763.73 गुना है। तो ये तुम्हारा बहुत ही कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन आपके सिलेबस में है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष से कैसे क्वेश्चन पूछता है बता दो। प्रकाश वर्ष से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, पूछेगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। और दूसरा सबसे मजेदार क्वेश्चन ये पूछता है ना कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता रहता है कि प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, लेकिन जो आपका प्रकाश वर्ष है ना बाबू, वो आपका दूरी का मात्रक है। आप उठा करके देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, दिया रहेगा तापमान का, प्रकाश का, समय का और द्रव्यमान का। तो बहुत सारे बच्चे टिक कर देते हैं प्रकाश का, क्योंकि नाम में लिखा है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश का ही मात्रक होगा। लेकिन एक्चुअल में जो आपका प्रकाश वर्ष होता है ना, वो आपका दूरी का मात्रक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रकाश वर्ष बाबू आपका किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है बबुआ, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, और प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दो बातें ध्यान में रखनी है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है ना, वही तुम्हारा प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि जो आपका प्रकाश है ना, प्रकाश द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है ना, वही तुम्हारा प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है बबुआ 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या तो तुमसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या तो पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होती है। अब बताओ 9.46 को हम 10 मान सकते हैं कि नहीं, तो 9.46 को हम 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 से ये मान के चलो 0.54 केवल कम है। 10 से जो आपका 9.46 है, केवल 0.54 कम है। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेशन में ले सकते हो बबुआ, 9.46 को आप 10 ले सकते हो, तो 10 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 16 मीटर। तो कंफ्यूज मत होना, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर भी होता है, और कहीं कहीं अगर ये भी दे दिया रहेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 पे पावर 16 मीटर, तो दोनों ही बातें सही हैं। अगर ए आपका आंसर में दिया रहेगा तो ए नहीं देगा, और अगर ए आपका आंसर में दिया रहेगा तो ए नहीं देगा। ठीक है, हाँ। चलो अब तुमसे अगर मैं पूछूं बाबू कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, ये तो तुमने बताया है मीटर में
कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर होता है। तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो तुमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है। तो 1 किलोमीटर में बबुआ कितना होता है। तो 1 किलोमीटर में भाई साहब आपका 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमको क्या बताना है, प्रकाश वर्ष की वैल्यू किलोमीटर में बदलना है। तो 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर है, लेकिन हमको किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, कच्च से इसमें 1000 से भाग दे दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा 9.46 गुणे 10 पे पावर 12 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। और मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर। अब देखो 9.46 गुणे 10 पे पावर 12 किलोमीटर को हम 10 पे पावर 13 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। कब, जब 9.46 को हम 10 मान लें तब। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम हमें बताना कि एक प्रकाश वर्ष में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में कितना होगी, ये हमको बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलो ठीक है भाई, आ जाओ। नेक्स्ट हमारा है मानक किलोग्राम। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। यानी इतना बेहतर तरीके से, इतना शानदार तरीके से तुमको तैयारी करना है ना कि पॉलिटेक्निक और आईईआरटी की नाक में ही दम कर देना है। एग्जामिनर भी सोचे कि मैं इसको पूछूं तो पूछूं कहां से पूछूं, इसको तो सब कुछ पता है। तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू पॉलिटेक्निक और आईईआरटी के नाक में ही दम कर दे। तो इतना शानदार तरीके से तैयारी करना है। मानक किलोग्राम क्या होता है, तो एक किग्रा की जो वैल्यू होती है कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10 टू द पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होती है। इस वैल्यू को आप एक नजर कवर कर लीजिएगा। कभी बहुत रेयर केस में पूछ लेता है, जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रकाश वर्ष से जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं मैंने बता दिया, मीटर में, किलोमीटर में, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मानक सेकंड क्या होता है, तो इसको भी आप एक नजर कवर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने एकदम न्यूमेरिकल की दुनिया में, और एकदम तबाही मचाने वाले हैं बिल्कुल शानदार और मजेदार तरीके से। आप बोलो तो मैं एक बार पानी पी लेता हूं, क्योंकि कंटिन्यू बोलते बोलते थोड़ा गला तो सूखेगा ही। चलो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बन गई कि नहीं बताओ। देखो, एक प्लान और है कि हमने ये प्रयास किया है ना कि जितने भी फिजिक्स के थोड़े से लेंथी चैप्टर हैं, थोड़े बड़े चैप्टर है ना, उनको 2 क्लास में कवर करा दूंगा। जैसे आज मैं आप लोगों को मापन चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है सब बता दूंगा। कल एकदम धुआंधार तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। और जो हमारे छोटे चैप्टर होंगे उनके लिए एक क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, परेशान मत होना। अभी समय ये मान के चलो कम से कम तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, क्योंकि 20 मई से पहले
हमें नहीं लगता है कि एग्ज़ाम होगा, और 20 महीने में तो सॉरी 2 महीने में तो एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये मान के चलो 50% पढ़ा रखा है। मैथ का 20 चैप्टर यूट्यूब पर भी है, एप्लीकेशन पर भी है। केमिस्ट्री का भी ये मान के चलो 75%, 14 चैप्टर पढ़ा रखा है। तो बहुत सिलेबस कम है, परेशान नहीं होना है। चलिए, अब देखो लंबाई के अन्य मात्रक की बात करते हैं। अब तुम कहोगे कि लंबाई के अन्य मात्रक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे तुमसे पूछ लेगा कि तुम बताओ गुरु कि 10 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, तो बताओ क्या बताओगे। जब तुमको पता रहेगा कि एक एंगस्ट्राम की वैल्यू कितना मीटर होती है तभी तो बता पाओगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपको लंबाई के सारे मात्रक पता होना चाहिए। जैसे एक एंगस्ट्राम की वैल्यू होती है वो आपका 10 पे पावर माइनस का 10 मीटर के बराबर होती है। एक एंगस्ट्राम की जो वैल्यू होती है वो आपका 10 पे पावर माइनस का 10 मीटर होता है। हाँ, और एक नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो आपका 10 पे पावर माइनस का 9 मीटर के बराबर होती है। एक नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो आपका 10 पे पावर माइनस का 9 मीटर के बराबर होता है। और एक माइक्रोन की जो वैल्यू होती है ना बाबू, वो आपका 10 पे पावर माइनस का 6 मीटर के बराबर होता है। एक मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है वो कैतना के बराबर होता है, 10 पे पावर माइनस का 3 मीटर के बराबर होता है। एक मिलीमीटर की जो वैल्यू होती है 10 पे पावर माइनस का 3 मीटर के बराबर होता है। एक सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है 10 पे पावर माइनस का 2 मीटर के बराबर होता है। एक किलोमीटर की वैल्यू कितना के बराबर होती है, एक किलो में कितना मीटर होता है, तो एक किलो में 1000 मीटर होता है। और 1000 को हम 10 पे पावर 3 मीटर के रूप में लिखते हैं। एक मेगा मीटर बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 6 मीटर। मेगा, एक मेगा मीटर बराबर 10 पे पावर 6 मीटर होता है। एक जीगा मीटर बराबर 10 पे पावर 9 मीटर होता है। एक जीगा मीटर बराबर 10 पे पावर 9 मीटर होता है। और हाँ, एक किलोमीटर बराबर कितना होता है, किलोमीटर किलोमीटर दो बार कैसे आ गया, ये तुम्हारा टेरा मीटर होना चाहिए। इसको करेक्ट कर लेना भाई, टेरा मीटर होना चाहिए, एक टेरा मीटर होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक टेरा मीटर होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक टेरा मीटर बराबर आपका होता है 10 पे पावर 12 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष तो प्यार से पता है 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर। अब बता दो 10 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होंगे, सब कुछ बता दिया है, एकदम छाप देना है। बताओ 10 मीटर की वैल्यू कितने एंगस्ट्राम के बराबर होगी। एंगस्ट्राम यही वाला एंगस्ट्राम है जिसको हम ए पे पावर 0 से डिनोट करते हैं। बताओ कितना होगा। तो भाई साहब आपने बताया है कि एक एंगस्ट्राम की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 10 पे पावर माइनस का 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्राम की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम एक मीटर की वैल्यू निकालूं, एक मीटर की अगर हम वैल्यू निकालूं तो हमारा क्या आएगा, एक एंगस्ट्राम बट्टे का 10 पे पावर माइनस का 10, यानी एक मीटर की जो वैल्यू होगी ना वो आपका 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम के बराबर होगा। एक मीटर की जो वैल्यू होगी वो हमारा 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम के बराबर होगा। एक मीटर की वैल्यू कितना निकाले, एक मीटर की जो वैल्यू है वो तुम्हारा 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम के बराबर है। आपको कितना बताना है, 10 मीटर की वैल्यू कितने एंगस्ट्राम के बराबर। तो प्यार से यहाँ भी 10 से गुणा कर लो और इधर भी 10 से गुणा कर लो, तो 10 मीटर की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 10 मीटर की वैल्यू आएगी 10 पे पावर 11 एंगस्ट्राम।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। चलो, एक क्वेश्चन और मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि जो 100 माइक्रोन है, ध्यान से समझिएगा, 100 माइक्रोन की जो वैल्यू है वो कितने मीटर के बराबर होगी, ये बता दो। 100 माइक्रोन की जो वैल्यू है वो कितने मीटर के बराबर होगी, ये बता दो। तो तुम कहोगे गुरुजी, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर 10 पावर माइनस का 6 मीटर। यहां से एक मीटर की वैल्यू निकालोगे तो 10 पावर 6 माइक्रोन आएगा। कितना आएगा? 10 पावर 6 माइक्रोन आएगा। एक मीटर की वैल्यू 10 पावर 6 माइक्रोन आएगा। तुमको 100 माइक्रोन का निकालना है। तो भाई साहब 100 माइक्रोन का निकालने के लिए इधर भी आप 100 से गुणा कर दो और इधर भी आप 100 से गुणा कर दोगे तो 100, सॉरी 100, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। एक माइक्रोन की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। 100 माइक्रोन की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट यहीं से 100 से गुणा कर दो ना यार, काहे का लल्ला परेशान हो रहे हो। तो 100 माइक्रोन की जो वैल्यू होगी वह कितना के बराबर होगा? तो 10 पे पावर माइनस का 6 है और 100 को लिख दो 10 का स्क्वायर। तो 100 माइक्रोन की वैल्यू कितना होगा? 10 पे पावर माइनस का 4 मीटर के बराबर होगा। सिंपल सा, ठीक है। तो यह डाटा आपको पता होना चाहिए कि लंबाई के कौन कौन से मात्रक होते हैं। एक माइक्रोन में कितना होता है, एक एंगस्ट्राम में कितना होता है, एक मिलीमीटर में कितना होता है, एक टेरामीटर में कितना होता है, तब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ये तो रहे लंबाई के मात्रक। अब भाई साहब हम बात करेंगे द्रव्यमान के मात्रक। तो तुम कहोगे कि लंबाई का तो मात्रक इतना है कि एक पेज पूरा ले लिया, लेकिन द्रव्यमान का जो मात्रक है ये तो केवल 5 ही है। हाँ, इतना में आपका काम हो जाएगा। बढ़े आगे, बोलो। ये समझ लो 75% इस चैप्टर का 75% मैंने कवर कर लिया है, बाकी के 25% और कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद से इस चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है विथ एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा। ये पक्की बात है यार, अगर पूरी क्लास तूने देख लिया ना, कोई भी बुक उठा लो, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, मापन से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता हूं, है ना। इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है भाई। चलिएगा, अब हम देखते हैं, किसको देखोगे? अपनी वाली को देखेंगे। अपनी वाली और दूसरी वाली अभी नहीं करना है। अभी जम के एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। अब बढ़िया से 3 साल का डिप्लोमा करो, उसके बाद से तो सब कुछ मिल जाएगा। अपनी वाली भी मिल जाएगी और दूसरी वाली भी मिल जाएगी। और जम के पढ़ाई नहीं करोगे, अगर सेलेक्ट नहीं हुए और 3 साल बाद कहीं कोई जॉब नहीं किए, तो ना तो अपनी वाली मिलेगी ना तो दूसरी वाली मिलेगी। तो अगर सब कुछ चाहिए, अपनी वाली भी चाहिए और दूसरी वाली भी चाहिए, तो जम के पढ़ाई करके एक बढ़िया नौकरी ले लो, इंजीनियर, तभी कहलाओ। चलो, अब देखो हम द्रव्यमान के मात्रक की बात करते हैं, ये सच्चाई है। एक माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है? एक माइक्रोग्राम बराबर आपका होता है 10 पे पावर माइनस का 9 ग्राम। बोलो, एक माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है? 10 पे पावर अरे यार, कहाँ मैं, अच्छा, द्रव्यमान के बता रहा हूँ ना यार। एक माइक्रोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का 6 किग्रा होता है। एक माइक्रोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 6 किग्रा होता है। एक मिलीग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का
यहाँ गड़बड़ है क्या यार? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ, आपकी बुक में ही गलतियां दी गई हैं, मैं तो सही जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, सही है। वही मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं बुक को लेके चलूँ कि अपना। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का 9 किग्रा होता है। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 9 किग्रा होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का 6 किग्रा होता है। और 1 ग्राम बराबर आपका होता है 10 पे पावर माइनस का 3 किग्रा होता है। और 1 कुंटल की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 100 किलो के बराबर होता है, यानी कि 10 पे पावर 2 किग्रा के बराबर होता है। और 1 मीट्रिक टन की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 10 पे पावर 3 किग्रा के बराबर होता है। तो बस 5 पॉइंट है, ध्यान में रखना। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का 9 किग्रा होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 6 किग्रा होता है। 1 ग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 3 किग्रा होता है। 1 कुंटल में 100 किलो। और 1 मीट्रिक टन में 10 पे पावर 3 किग्रा होता है। कभी पीपे के पुल पर आप लोग गए होंगे, कोई भी पीपे का पुल हो, चाहे राप्ती का हो चाहे रोहिणी हो, मतलब किसी भी नदी में आप देखते हो कि पीपे का पुल लगा करके ऊपर से पटरा डाल देते हैं जिससे गाड़ियां आती जाती हैं। ठीक है, ये बाढ़ के समय हटा दिया जाता है। तो वहां पर जब आप देखते हो ना, तो एक बोर्ड पर लिखा रहता है कि 31 टन से ज्यादा, मतलब उनका एक होता है क्राइटेरिया कि इससे ज्यादा वेट का जाएगा तो जो पीपे का पुल है या तो डैमेज हो सकता है या तो उसका भार ले नहीं पाएगा। तो वहां पर लिखा रहता है कि इतने मीट्रिक टन का केवल एलाऊ है, यानी कि इतने वजन की अगर गाड़ियां जाती हैं उसके लिए एलाऊ है। अगर ओवर जाएंगी तो फिर उस केस में दिक्कत है। ठीक है, तो वहां पर मीट्रिक टन में ही आपका दिया रहता है, ध्यान में रखिएगा। 1 मीट्रिक टन में 10 पे पावर 3 किग्रा होता है, यानी 1000 किलो के बराबर होता है। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करते हैं भाई साहब समय के मात्रक। तो अभी तक तो तुमने समय का मात्रक केवल किसमें देखा था? एक देखा था तुमने सेकंड में, मिनट में और घंटा में। लेकिन आज मैं समय का और मात्रक में बताऊंगा। बता दूं ना? हाँ, देखो, पीको सेकंड है, नैनो सेकंड है, माइक्रो सेकंड है और मिली सेकंड है। पीको सेकंड है तो बताओ, एक पीको सेकंड में कितना सेकंड होता है? तो एक पीको सेकंड बराबर भाई साहब 10 पे पावर माइनस का 9 सेकंड होता है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? एक पीको सेकंड की जो वैल्यू होती है वो आपका 10 पे पावर, सही नहीं बोल रहा हूं ना जी? ये तो नैनो में जाएगा ना। नैनो मतलब 9। मैं भी यार गड़बड़ा जा रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो। तो देखो, मिट जा। देखो, पीको का मतलब 12 है, तो एक पीको सेकंड बराबर 10 पे पावर माइनस का 12 सेकंड। नैनो का मतलब 9 होता है, ऐसे दिमाग में रखो। नैनो का मतलब 9 होता है, पीको का मतलब 12। तो एक नैनो सेकंड बराबर कितना होता है? 10 पे पावर माइनस का 9 सेकंड। और एक माइक्रो सेकंड बराबर कितना होता है? 10 पे पावर माइनस का 6 सेकंड। और एक मिली सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस का 3 सेकेंड। एकदम एक सीक्वेंस में ध्यान में रखो, पीको नैनो माइक्रो मिली, पीको नैनो माइक्रो मिली, पीको नैनो माइक्रो मिली। 10 पावर माइनस 12, 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस का 3 सेकेंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई परेशानी है तो बता दो। ठीक है, तो ध्यान में रखना, नैनो का मतलब 9, इसी से सारा काम हो जाएगा। माइक्रो का मतलब 6, नैनो का मतलब 9, माइक्रो का मतलब 6 और पीको का मतलब 12, मिली का मतलब 3 है। चलिए, अब देखो बेर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। तो जब जाओगे ना शुरू शुरू में,
जब 3 साल डिप्लोमा करके किसी कंपनी में जाओगे ना, तो तुमको एक वर्नियर कैलिपर्स, कभी मैं इसको दिखाऊंगा, कभी नहीं कल ही दिखा दूंगा। अभी थ्योरी समझ लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वर्नियर कैलिपर्स को मैं आपको समझा दूंगा। अभी केवल आपको बेसिक लेके चलना है। कल मैं आपको दिखाता हूं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, इससे हम कौन कौन सी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बट्टे का वर्नियर पैमानों पर भागों की संख्या। तो बस इतना ध्यान में रखो बाबू कि वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, वर्नियर पैमानों कि एक भाग की जो लंबाई होती है ना, वो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। वर्नियर पैमाने के एक भाग की जो लंबाई होती है ना, वो मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। तो ध्यान में रखिएगा, वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। उसी प्रकार से पेच मापी का अल्पतमांक बराबर क्या होता है, पेच का चूड़ी अंतराल बटे का गोली पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। इसको मैं डिटेल में लेकर नहीं जा रहा हूं, जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा ना तो बिल्कुल बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से सारी चीजों को बताऊंगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब आ जाता है हमारा सार्थक अंक, जो आपको 1 नंबर फ्री का देकर जाएगा। कैसे गुरुजी? सार्थक अंक और कोटिमान से, या तो कभी कभी तो ऐसा होता है एक क्वेश्चन पूछ लेता है सार्थक अंक से, एक क्वेश्चन कोटिमान से, जबकि एकदम बिल्कुल फ्री का नंबर होता है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ चलिए और सार्थक अंक की दुनिया को एकदम दिखाता हूं, एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है हो, चलिए। देखो, सार्थक अंक के 4 रूल केवल तुमको ध्यान में रखना है, ज्यादा रूल नहीं, ओनली 4 रूल आप अपने दिमाग में बैठा लो, दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद से दुनिया का कोई भी सार्थक अंक तुमसे पूछ लेगा ना, तुमसे छूटेगा नहीं। सार्थक अंक कैसे निकालना है समझो। ठीक है बाबू, आ जाओ। तो भाई साहब, पहला रूल ये कहता है ना कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया, 10 की घातों का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, जैसे लिखा रहे गुरुजी कि 9.46 गुणे 10 पे पावर 15, तो इन्होंने पहले रूल में बोला है कि 10 की घातों का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल 3 होगा, क्योंकि 10 की घात का कोई मतलब नहीं है। तो पहला रूल ए है कि 10 की घातों का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे लिखा रहे 746.5 गुणे 10 पे पावर 100 दे दिया रहे, तो 10 की घातों का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। यानी जो शुद्ध अंकों में तुम गिन सकते हो ना, वही सार्थक अंक होता है। जैसे मैंने लिख दिया मैंने 1.97 गुणे 10 पे पावर 35, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो तुम कहोगे गुरुजी आपने ही बताया है कि 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे तो हमको कोई मतलब नहीं है।
तो अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या 3, बजा दो भी। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएगा, और इसमें आपका टोटल 4 सार्थक अंक होगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल तुम्हारा क्या कहता है, दो संख्याओं के बीच सभी शून्य भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। यानी कि दो संख्याओं के बीच भाई साहब, दो संख्याओं के बीच भाई साहब जितने भी शून्य है ना, उनको भी तुम सार्थक अंक में गिनोगे। दो संख्याओं के बीच जितने भी शून्य होंगे ना, उनको भी जो सार्थक अंक में गिनोगे। जैसे लिखा रहा है 1.0135, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। यानी कि दो संख्याओं के बीच जितने भी जीरो होंगे ना, उनको भी तुम सार्थक अंक में काउंट करोगे। जैसे लिख दिया जाए भाई साहब 7.0005, तो दो संख्याओं के बीच आपके जीरो आ गए ना, तो इनको भी सार्थक अंक में काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या क्या ना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दूसरा रूल भाई साहब आपका यही है कि दो संख्याओं के बीच जितने भी हमारे जीरो होंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, सार्थक अंक में काउंट कर लेंगे। जैसे लिख दिया जाए 0.00305, तो दो संख्याओं के बीच जो जीरो है उसको सार्थक अंक में काउंट करो ना। तो यहाँ ए भी आपका सार्थक अंक में नहीं आएगा क्योंकि इसके पहले संख्या नहीं है, ए भी आपका सार्थक अंक में नहीं आएगा, ए भी आपका सार्थक अंक में नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच आपका जीरो है, तो यह जीरो आपका सार्थक अंक में आएगा। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। मैंने लिख दिया 7600, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो तुम लिखोगे 7600 को 7.6 गुणे 10 पे पावर 2, तो पावर वाला तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 10 की घात को नहीं काउंट करना है, तो सार्थक अंकों की संख्या केवल और केवल 2 हो जाएगी। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो दूसरा रूल आपका यही कहता है कि दो संख्याओं के बीच जितने भी शून्य आते हैं ना, सब सार्थक अंक में होते हैं, चाहे दशमलव के बाएं हो चाहे दशमलव के दाएं हो। अगर दो संख्याओं के बीच, अगर दो संख्याओं के बीच आपका जीरो आता है, अगर दो संख्याओं के बीच आपका बबुआ जीरो आता है, तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जैसे ए हो गया और ए हो गया। ठीक है भाई, चलिएगा चलिएगा। ये दूसरा रूल रहा। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल आपका ये कहता है कि जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं उतने ही अंक हम परिणाम वाले, छोड़ो मैं तुमको बताता हूँ एग्जाम्पल से। इनके कहने का मतलब ये है ना, जैसे तुमको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर देखा जाए, तो मैंने ले लिया 7.5 प्लस का 8.27 प्लस का 3 दशमलव का मैं ले लेता हूँ भाई साहब 2 2। अब सबको जोड़ो, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे जोड़ूंगा ना, तो ये जो तुम्हारा वीडियो है ना वो लंबा हो जाएगा, लंबा लंबा हो जाएगा। तो इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो कितना है, 7.5 है और 8.27, 7.5 है, 8.27 है। ठीक है, कैलकुलेटर से प्लस का 3.22 है। सबको ऐड करने पर 18.99 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई साहब, 18.99 आ रहा है। तो तीसरा रूल यही कहता है ना कि जोड़ते और घटाते समय जितना कम से कम दशमलव बिंदु के बाद अंक होगा ना, वही लेना है। जोड़ते अथवा घटाते समय
किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होंगे, दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होंगे ना, वही सार्थक अंक में लेना है। कब? जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होंगे, दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होंगे वही लेना है। तो बताओ, इसमें, इसमें और इसमें दशमलव बिंदु के बाद कम से कम अंक कितना है? क्योंकि यहां पर बोला है जितने कम अंक होंगे वही लेना है। तो इन तीनों नंबरों में बबुआ दशमलव बिंदु के बाद कम से कम अंक कितने हैं? तो तुम कहोगे दशमलव बिंदु के बाद कम से कम हमारा एक ही अंक है। तो परिमाण में भी, रिजल्ट में भी आपको दशमलव बिंदु के बाद केवल एक ही अंक लेना है। बस इतना है कि जोड़ते और घटाते समय दशमलव बिंदु के बाद आपको कम से कम अंक वाला लेना है। तो दशमलव बिंदु के बाद कम से कम अंक की बात करें तो केवल एक अंक है ना, तो परिमाण में भी आपको केवल एक ही अंक लेना है। यानी कि यह वाला 9 बबुआ आपका नहीं आएगा। बस इतना कर। तो कितने सार्थक अंक होंगे? 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो तीसरा रूल यही है कि जोड़ते और घटाते समय बाबू इतना ध्यान रखना कि दशमलव बिंदु के बाद जिसमें कम से कम अंक होगा ना, जितना कम से कम अंक होगा ना, उतना ही परिमाण में लेना है। जैसे 18.99 हमारा आ रहा था, लेकिन रूल के अनुसार ये है कि आपको दशमलव बिंदु के बाद कम से कम अंक लेना है। तो मैंने देखा कम से कम हमारा एक अंक है, तो हमने केवल एक अंक लिया और लास्ट का जो एक अंक है प्यार से मिटा दिया। अब देखो सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। ओके बाबू, चलिएगा। अब आ जाते हैं हम चौथे में। पढ़ो मत, ये क्या लिखा है देखो, गुंडा। गुंडा माफ की। क्या लिया है? गुंडा माफ की। किसको माफ की नहीं पता है। चलो देखो, चौथा रूल ये है ना कि गुणा और भाग करते समय जो आपका गुणनफल आता है, गुणा करने पर गुणनफल ही आएगा और भाग करने पर भागफल ही आएगा। तो गुणा और भाग करते समय जो आपका गुणनफल और भागफल आता है ना, उसमें आपको उतने ही सार्थक अंक लेने हैं जितना कि माप में आपका कम से कम सार्थक अंक है। तुमको नहीं समझ में आया है, हमको पता है। चलो मैं एग्जांपल से बता। चौथा रूल यही कहता है कि गुणा और भाग करते समय गुणनफल और भागफल, गुणा और भाग करते समय गुणनफल और भागफल में उतने ही सार्थक अंक लेना है जितना कि कम से कम सार्थक अंक तुम्हारा माप में है। एग्जाम्पल से देखो बाबू तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो लंबाई की वैल्यू तुमको दे दिया बबुआ 1.2, 1.2 दे दिया, और चौड़ाई की वैल्यू जो है ना बाबू वो तुमको दे दिया 2.21। तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया। अब तुमको लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा के क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो 1.2 का 2.21 में पहले गुणा कराओ। तो 1.2 का गुणा हम कैलकुलेटर से करेंगे 2.21 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.652। कितना आ रहा है? 2.652। ठीक है गुरु, 2.652 हमारा आया। लेकिन चौथा रूल यही कहता है ना कि गुणा और भाग करते समय जो तुम्हारा गुणनफल और भागफल आता है उसमें उतने ही सार्थक अंक लेना है जितना आपका कम से कम माप वाला सार्थक अंक। अब तुम बताओ इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या है? तो तुम कहोगे गुरुजी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है। लेकिन गुणनफल और भागफल में यही ध्यान में रखना है कि जो तुम्हारा गुणनफल आता है, जो तुम्हारा भागफल आता है, उसमें आपको कम से कम माप वाला सार्थक अंक लेना है।
तो लंबाई और चौड़ाई में कम से कम सार्थक अंक किसका है? लंबाई का, जो कि 2 है। तो यहाँ पर भी आपको 2 ही सार्थक अंक लेना है, और 2 ही सार्थक अंक लेने के लिए हमको केवल क्षेत्रफल 2.6 लेना पड़ेगा, बस इतना। जो कम माप वाला सार्थक अंक है उसी को भी तुमको परिमाण में ही रखना है, यानी कि कम से कम 2 सार्थक अंक यहाँ पर है, तो आपका जो रिजल्ट आया है ना, वहां पर भी आपको केवल 2 सार्थक अंक तक रिजल्ट के रूप में लेना है, बाकी को छोड़ देना है छुट्टा। समझ में आया? तो जो तुम्हारा रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है, दोनों में सिर्फ इतना है कि रूल नंबर 3 जो है, जोड़ते और घटाते समय इतना ध्यान में रखना कि दशमलव बिंदु के बाद जो कम से कम माप वाला होगा ना, जो कम से कम संख्या होगी ना दशमलव बिंदु के बाद, जैसे इसमें, इसमें और इसमें कम से कम दशमलव बिंदु के बाद संख्याओं की संख्या 1 है, तो रिजल्ट में भी आपको कम से कम दशमलव बिंदु के बाद संख्याओं की संख्या केवल 1 ही लेना है। उसी प्रकार से चौथे रूल में गुणा और भाग वाला है। आपका जो गुणनफल और भागफल आता है, आपको उतने ही सार्थक अंक लेना है जितना कि कम से कम माप वाला सार्थक अंक। तो लंबाई और चौड़ाई में कम से कम सार्थक अंक आपका 2 है, तो रिजल्ट में भी आपको केवल 2 ही सार्थक अंक लेना है। और 2 सार्थक अंक कब मिलेगा? जब हम 2.6 को रिजल्ट के रूप में लेंगे। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, एक एग्जाम्पल मैं तुमको बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ। आ जाओ, रूल नंबर 3 पर भी, रूल नंबर 4 पर भी, क्योंकि थोड़ा सा अलग है भाई, तो मेरा बताने का फर्ज बनता है और मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे कि जैसे कि पहले हम रूल नंबर 3 वाला बता देते हैं भाई साहब जी। चलिए जी, रूल नंबर 3 वाला काहे का इतना पतला चल रहा है भैया? रूल नंबर 3 वाला हम बताते हैं भाई साहब, जोड़ते और घटाते समय वाला। चलिए बता दीजिए, अच्छी बात है, आप बताएंगे तो ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई साहब, जैसे मैंने लिख लिया 12.5 प्लस का 13.25 प्लस का 16.76। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो घटा, जोड़ते समय ले लिया, एक बार घटाते समय वाला ले लो गुरु, कोई दिक्कत नहीं है यार, ले लो, ठीक है। अब हमको इसको कैलकुलेटर से करना है, तो 12.5 प्लस का 13.25 प्लस का, माइनस करना है ना यार, माइनस का 16.76, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 8.99। लेकिन इस पे हमारा शिफ्ट नहीं होगा माइनस वाला, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस पर लेने पर ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए हम प्लस पर लेते हैं। तो 12.5 प्लस का 13.25 प्लस का 16.76। अब सबको ऐड करोगे, क्या हो रहा है यार? ऐड मैंने कर रखा है 12.5, 13.25, 16, ठीक है। ऐड करोगे ना तो तुम्हारा 42 देखो, अरे यार देखो, 6×5 = 11, अपान 16 को 6 हासिल, एक बचा, 7×1 = 8, 2×10, अरे ये 5 है ना, तो यहाँ पर मान लो 0 है, ठीक है। सारा सिस्टम फेल हो जाएगा जीरो लेने पर। देखो, दहाई के अंक पे पहले लेते हैं, यानी कि 1/100 पर, तो 6×5 = 11 को 1 हासिल, बचेगा 1, है ना। 7×1 = 8, 2×10, 5, 15 को 5 हासिल, बचेगा 1, 6×1 = 7, 3×10, 2×12 को 2 हासिल, बचेगा 1, 1, 2, 3 और 1 4, यानी कि तुम्हारा रिजल्ट 42.51 आ रहा है इसका।
तो सार्थक अंक निकालने का जोड़ने और घटाने वाला रूल यही कहता है कि जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ना, इसमें आपको उतने ही दशमलव बिंदु के बाद अंक लेना है जितना कि इन मापों में कम से कम दशमलव बिंदु के बाद अंक है। तो कम से कम दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है? तो तुम कहोगे कम से कम दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है। इन तीनों में कम से कम दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है? एक अंक है। तो आपको रिजल्ट में भी केवल एक ही अंक लेना है। तो आपका जो रिजल्ट लेना होगा वो आपका 42.5 होगा। ये एक आपका नहीं लेना होगा। बस इतना ही है जोड़ने और घटाने में, कि जो आपका कम से कम माप वाला दशमलव बिंदु के बाद अंक होंगे, तो कम से कम दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है? एक अंक है। तो रिजल्ट में भी आपका केवल और केवल एक ही अंक लेना है। जैसा कि आपका 42.51 आ रहा था, तो रूल के अनुसार हमको कम से कम माप वाला लेना है, तो कम से कम दशमलव बिंदु के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर भी एक अंक लेना है। तो इसका जो सार्थक अंक होगा वो तुम्हारा 3 होगा। बस इतना है। अब एक एग्जाम्पल तुम चौथे रूल पर लिख लो, गुणनफल और भागफल वाले। गुणनफल और भागफल वाले और जैसे लंबाई ले लिया 1.2, चौड़ाई मैंने ले लिया 1.31 और ऊंचाई मैंने ले लिया 1.7। अब तुमको क्या करना है? आयतन का सार्थक अंक निकालना है। आयतन का सार्थक अंक क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल कराओगे ना, तो आपको आयतन ही मिलेगा। अब तीनों नंबरों का भाई साहब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 2.751 मिलेगा। अब चौथा रूल यही कहा कि जो कम से कम माप वाला सार्थक अंक होगा ना, उतना ही सार्थक अंक तुमको रिजल्ट में लेना है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों में कम से कम माप वाला सार्थक अंक कहाँ पर है? तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो आपको कम से कम माप वाला सार्थक अंक लेना है। तो कम से कम माप वाला सार्थक अंकों की संख्या 2 है ना, तो रिजल्ट में भी आपको केवल 2 अंक का सार्थक अंक लेना है। तो 2.751 को आप क्या लिखोगे? केवल और केवल 2.7 लोगे। यानी गुणनफल में ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कम माप वाला सार्थक अंक है, जैसे कम माप वाला सार्थक अंक 2 है, तो रिजल्ट में भी आपको केवल 2 अंक तक ही लेना है। यानी कि इतना लेना है कि जहां पर सार्थक अंक केवल 2 आए। लेकिन जोड़ने और घटाने में इतना ध्यान रखना है कि दशमलव बिंदु के बाद कम से कम अंक जो होगा, तो दशमलव बिंदु के बाद केवल एक अंक है, तो रिजल्ट में भी दशमलव बिंदु के बाद केवल एक ही अंक लेना है। बस आपका सार्थक अंक खलास। ठीक है? हाँ, आ जाइए। अब हम बढ़ते हैं, एक टॉपिक और है, घबराना मत। तुम तो मेरे बब्बर शेर हो यार, घबराओगे काहे का? काहे का घबराओगे? मैं पढ़ाने से नहीं घबरा रहा हूँ, तो तुम क्यों घबराओगे? एक लास्ट टॉपिक देख लो बबुआ, कोटिमान को, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। चलो, अब हम आ जाते हैं कोटिमान। चलो भाई साहब, कोटिमान क्या होता है? चलो हम डायरेक्ट तुमको एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे तुमको बोल दिया जाए भाई साहब 1600 का तुम कोटिमान निकालो, तो क्या करोगे? तो सबसे पहला काम ये है ना कि कोटिमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10 की घात के रूप में लिखना होगा। 10 की घात को कैसे लिखना होगा? केवल एक अंक आपको बाएं तरफ रखना है, बाकी आपको दशमलव के दाएं तरफ रखना है। पहला काम ये करना है कोटिमान निकालते समय कि आपको एक अंक केवल बाएं तरफ रखना है, बाकी के अंक को दशमलव के दाएं तरफ रखना है। तो 1600 को भाई साहब हम कैसे लिखेंगे? 1600 को गुरुजी हम लिख देंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर 3।
बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो पहला रूल ए है कि दशमलव बिंदु के बाएं तरफ एक अंक लेना है, बाकी को आपको 10 की घात के रूप में लिख देना है। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर 10 पे घात कितना आया? 10 पे पावर 3। तो यहाँ पर भाई साहब जो 1600 का जो कोटिमान होगा ना, वो आपका 10 पे पावर 3 होगा। अब तुम कहोगे इतना सिंपल? हाँ इतना सिंपल, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है ना कि अगर आपका 1.6 जो है ना, अगर आपका 1.6, अगर 1.6 3.16 से ज्यादा होता, 3.16 से ज्यादा होता, तो कोटिमान में, कोटिमान में एक हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो तुम बताओ भाई साहब कि जो तुम्हारा 1.6 है, जो तुम्हारा बबुआ 1.6 है, ये बताओ 3.16 से ज्यादा है कि कम है? तो तुम कहोगे जो हमारा 1.6 है ना गुरु, 3.16 से कम है। जो हमारा 1.6 है वो हमारा 3.16 से कम है, तब हमारा कोटिमान केवल 10 पे पावर 3 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा ये नंबर है ना 3.16 से ज्यादा होता ना, तो हम कोटिमान में एक ऐड कर देते हैं। कैसे बता दो? बताते हैं, आ जाओ। देखो, अगर हम पूछ ले तुमसे कि बाबू बता दो 3600 का कोटिमान क्या हो, 3600 का कोटिमान क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करोगे? दशमलव बिंदु के बाई तरफ केवल एक अंक लेगो और बाकी के जितने भी है ना उनको पावर के रूप में लिख दो। तो 3600 को हम लिख देंगे 3.6 × 10 पे पावर 3। तो पहला काम हमारा ये है कि आपको दशमलव बिंदु के बाएं तरफ एक अंक लेना है, बाकी आपको 10 की घात के रूप में लिख देना है। दशमलव बिंदु के बाईं तरफ केवल एक अंक लेना है और बाकी को आपको दशमलव बिंदु के 10 की घात के रूप में लिख देना है। हाँ लिख दिया, हाँ लिख दिया। चलो अब देखो, तुमको ये चेक करना है कि जो तुम्हारा 3.16 है, क्या 3.16 से बड़ा है कि छोटा है? तो तुम कहोगे गुरुजी कि जो हमारा 3.6 है 3.16 से बड़ा है। जो हमारा 3.6 है 3.16 से बड़ा है। तो आप क्या करोगे? कोटिमान निकालते समय ना 10 की घात में एक ऐड कर दोगे। तो 10 पे पावर 3 था, इसमें प्यार से एक को ऐड कर दो, तब आपका कोटिमान 10 पे पावर 4 हो जाएगा। तो समझ में आया? हाँ। तो एक ही रूल है कि अगर 3.16 से बड़ा है तो कोटिमान निकालते समय आपको घात में एक ऐड कर देना है। अगर 3.16 से छोटा है तो जो आपका 10 की घात है ना, यही आपका कोटिमान है। बताओ यहां तक कोनो प्रकार के दर्द परेशानी हो तो बता दो आप। बताओ भैया, यहाँ तक किसी प्रकार का दर्द है आपको तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कोटिमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 की घाते 4 है तो कोटिमान 4 होगा। और यहाँ पर अगर हम कोटिमान की बात करें तो केवल और केवल 3 होगा, क्योंकि 10 के घाते 3 है तो कोटिमान 3 होगा। चलिएगा, हम देखते हैं आपकी बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है तो हम आपको बताते हैं। चलिए, मिल जा। और देखो, आपका कोटिमान इस रूम में भी दे सकता है और इसमें भी। तो सिंपल सी बात है यार, 10 पे पावर 4 बोले वो भी कोटिमान है, अगर 4 भी लिखा रहता है तो भी कोटिमान है। ठीक है, चलो, ये सिंपल सी बात है, कभी कभी घुमा देता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं। जैसे लिखा रहे 7.5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19। अब तुम गुरुजी कहोगे अभी तक तो प्लस वाला बता रहे थे, अब तुम माइनस वाला बता रहे हो, तो बताओ क्या करें हम। चलो बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम ये है ना कि ई नंबर हम देखेंगे कि जो हमारा आगे का नंबर है क्या 3.16 से बड़ा है कि 3.16 से छोटा है। तो तुम कहोगे कि जो हमारा 7.5 है ना 3.16 से बड़ा है। जो हमारा 7.5 है 3.16 से बड़ा है। तो कोटिमान निकालते समय क्या करोगे, घात में एक ऐड कर दोगे। तो 10 पे पावर माइनस का 19 था, इसमें एक ऐड कर दोगे तो 10 पे पावर माइनस का 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि 3.16 से बड़ा है तो कोटिमान निकालते समय घात में एक जोड़ दो। अगर 3.16 से छोटा है तो कुछ नहीं करना है, जो 10 की घात है वही कोटिमान होगा। जैसे एक एग्जाम्पल तुमको बता दूं, जैसे लिखा रहे भाई साहब 2.25 गुणे 10 पावर माइनस का 19, बोला जाए कोटिमान बताओ। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, हम ई करेंगे ना कि देखेंगे कि 2.25 हमारा 3.16 से बड़ा है कि छोटा है। तो तुम कहोगे 2.25 जो हमारा है वो 3.16 से छोटा है। जो हमारा 2.25 है 3.16 से छोटा है, तो छोटे के कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका कोटिमान होगा 10 पे पावर जो घात है वही होगा। समझ में आया। अगर 3.16 से छोटा है तो आपका कोटिमान वही होगा जो 10 की घात में दिया है। अगर 3.16 से बड़ा है, जैसे यहाँ पर है 3.16 से बड़ा है, तो कोटिमान निकालते समय 10 की घात में एक ऐड कर दो तो 10 पावर माइनस 18। इसी के साथ आपका मापन चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारा धुआंधार होगा और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना टोटल क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन भाई साहब, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा रखा है, तो आप दिए गए नंबर 7620 1753 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ भी सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, जैसे मूल राशियां स्वतंत्र थी, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।